चाह रहा था आपने कहा। नंबर 1 ये कि अ, मेरे पास डीन की तरफ से मैसेज आया है कि जब तक आप लोगों की मेजॉरिटी की आपकी कोई ड्यूज़ का इश्यू है, तो आई कैन नॉट शेयर रिजल्ट्स विद यू। मैं उसपे सीएमएस पे या एलएमएस पे नहीं डाल सकता रिजल्ट आपके मिड टर्म के। वो मैंने अपने पास एक्सेल की शीट में महफूज़ कर लिए हैं, जो आपके रिजल्ट में हैं। एक साहब अपीयर नहीं हुए हैं, बाकी एक साहब की कुछ ईमेल एड्रेस में गड़बड़ थी, तो वो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे गालिब ने भेजा था उनका कि वो गलत ईमेल पे उन्होंने भेज दी थी। एनीवे ये पेपर चेक करना मेरे लिए जो है बड़ा एक मेरा पूरा वीकेंड जो है इसके अंदर गया है और मुझे परेशानी भी हुई है, खुशी भी हुई है। वो एक फ़िल्म है ना कि शाहरुख खान की कभी खुशी कभी गम। तो मेरी वो कैफ़ियत थी कि कभी मैं देख रहा था कि कुछ बच्चों ने इतना अच्छा किया है कि परफेक्ट स्कोर आ रहा है, कुछ बच्चों ने जो है इस तरह किया है कि मतलब उन्होंने ये ज़हमत ही नहीं की कि जो प्रेज़ेंटेशंस मैंने आपके साथ शेयर की थी, उनको एक नज़र देख लेते या कुछ करते। कुछ ने इंटरनेट से छापा मारा है, कुछ लोगों ने मैंने प्लेगरिज़्म पे पूरा आपको पढ़ाया था कि प्लेगरिज़्म होता क्या है, प्लेगरिज़्म की सज़ा क्या है। खुदा को हाज़िर-नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि अगर मैं प्लेगरिज़्म अप्लाई करना शुरू कर दूँ, जो मेरे सामने रिज़ल्ट आए हैं, तो यकीन करें 10 या 12 आदमी जो आउट हो जाएँगे। तो आई हैव इग्नोर्ड इट कि चलें ठीक है, कोई बात नहीं, ये चीज़ हो गई है, हो जाती है। अ, आप लोग बच्चे हैं, गलती करते हैं, हर इंसान गलती करता है, गलतियों से हम सब सीखते हैं। ये होना नहीं चाहिए था लेकिन बहरहाल ये हुआ है और इतना तो मेरा तजुर्बा है कि 2 पेपर देख के सामने बता दूँ कि ये एक-दूसरे से जो है किए गए हैं। इतनी भी लोगों ने ज़हमत नहीं की है कि अल्फ़ाज़ ही आगे-पीछे कर दें कि जवाब के अंदर के कुछ हो जाए या सो मच सो कि जहाँ ज़िक्र कर रहे हैं लोग मेमोरेंडम की टाइप्स का, उन्होंने सीक्वेंस तक चेंज करने की ज़हमत नहीं की, कि अगर किसी ने नंबर 1 पे कुछ रखा है, नंबर 2 पे दूसरा रखा है, नंबर 3 पे तो वही एज़ इट इज़ जो है उसको कर दिया। अगर इतना ही आदमी अकल का इस्तेमाल कर ले कि ये 2 नंबर को 1 नंबर पे कर दे या 1 नंबर को 4 नंबर पे कर दे, टाइप्स के अंदर। ये तो एक तो ये बात है कि 10 या 11 लोग ऐसे हैं आउट ऑफ 36, 37 जो आपका नंबर है, कि आई कुड ईज़िली डिस्क्वालिफाई देम कि जी ये इन्होंने प्लेगरिज़्म किया। खुशी की बात ये थी कि बाज़ बच्चों ने परफेक्ट स्कोर किया। आई कैन नॉट नेम द नेम्स बट दे हैव डन परफेक्ट स्कोर्स क्योंकि नॉर्मली मैं कभी ऐसा होता नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव जो सवाल हैं, उसके अंदर मैं 10 में से 10 नंबर दूँ, लेकिन मैंने दिए हैं बिकॉज़ द पेपर्स वर परफेक्ट। ठीक है ना? मैं उनके नाम नहीं ले सकता यहाँ पे और कुछ लोगों ने मुझे डिसअपॉइंट किया है। डिसअपॉइंट इस हवाले से कि इतनी बुनियादी गलती या तो मेरे पढ़ाने में कोई गलती थी मैं लेकिन मैं समझता हूँ अगर मैं पढ़ाने में गलती करता तो सब वो लोग गलती करते। कल रात में एक फ़िल्म देख रहा था मैं आजकल मैं टीचर्स की फ़िल्में देख रहा हूँ बहुत। एक फ़िल्म है 1988 में बनी थी रियल लाइफ़ स्टोरी बायोग्राफ़ी अमेरिका के एक टीचर की, जो अपनी नौकरी छोड़ के किसी कंप्यूटर फ़र्म में काम कर रहा होता है तो लैटिनो वो टीचर होता है अपने इलाके में जाता है और अपना जो इलाके का स्कूल होता है वो डिस्क्वालीफाई होने वाला है। उसके बच्चों को वो मैथ्स पढ़ाता है, अलजेब्रा पढ़ाता है और वो अलजेब्रा का जो एडवांस अलजेब्रा का टेस्ट होता है उसके अंदर उसके 18 के 18 क्वालीफाई करते हैं और उसके ऊपर एक प्लेगरिज्म का इल्ज़ाम लग जाता है कि लड़कों ने चीटिंग की है, लड़के-लड़कियों ने चीटिंग की है। इसलिए कि उन सब लड़कों-लड़कियों ने पेपर के अंदर एक ही गलती की थी और उनकी गलतियों की तादाद सिर्फ़ 4 थी। जबकि जो बेवरली हिल्स और दूसरे बड़े-बड़े स्कूल थे, उनके लड़कों और लड़कियों की गलतियों की तादाद किसी की 14, किसी की 16, किसी की 18। तो उसपे इल्ज़ाम लग जाता है कि उसने प्लेगरिज़्म उसके लड़कों ने उसके स्टूडेंट्स ने चीटिंग की है। वो उन सबको कहता है दोबारा रीअपीयर हो इम्तिहान के अंदर। वो दोबारा देते हैं, दोबारा सब के सब वही स्कोर करते हैं। तो वो उसमें एक जुमला कहता है, जब उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, उससे कहते हैं कि आपके स्टूडेंट ने एक ही गलती की है। तो ये कहता है उन्होंने सबने एक गलती इसलिए की कि उनका टीचर एक है। अगर जब टीचर मैं हूँ, मैंने अगर पढ़ाने में कोई गलती की है, तो हर बच्चा वही गलती करेगा, कोई नई गलती तो नहीं करेगा ना। तो माय पॉइंट इज़ कि जब मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई है, एक चीज़ समझाई है, 10 आदमी उस चीज़ को सही कर रहे हैं, 18 गलत कर रहे हैं, मैं समझने से कासिर हूँ कि ये क्या हो गया? तो मेरे पढ़ाने में कोई गलती थी या आपके समझने में गलती हुई? इसलिए मैं बार-बार सवाल करता हूँ आपसे कि भाई अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो पूछ लो। एक मैं एग्ज़ाम्पल स्पेसिफिक दे रहा हूँ ताकि आइंदा आपको फाइनल में इसकी प्रॉब्लम ना हो और ईमानदारी की बात है फाइनल तो मैंने इस तरह लेना ही नहीं है। इसको पढ़ ये जो अ, आपके चेयरमैन साहब ने मुझे कहा था और डीन साहब ने कहा था कि ये
असाइनमेंट बेस्ड लें। आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विद दिस असाइनमेंट बेस्ड मिड टर्म। इसलिए कि ये आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, आपने क्या सीखा है, आगे आपके क्या काम आने नहीं। मैं एक आपको गलती बता रहा हूँ, और जो इतने मतलब 15 या 16 आदमियों ने गलती की। सिंपल सी बात है कि आप जब किसी को खत लिखते हैं, तो आप खत के ऊपर उस बंदे का नाम लिखते हैं ना, उसकी कंपनी का नाम लिखते हैं। मैंने आपको एक सवाल दिया, बड़ा आसान सा सवाल था कि आप पीपल्स स्टील में काम कर रहे हैं, बोर्ड ने फैसला किया है कि एक नई फर्नेस लगाई जाए, हमारे पास ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं 3 टन। अब आपने क्या करना है कि आपने एक रिक्वेस्ट, पहला सवाल तो पहला पोर्शन इसका ये था कि रिक्वेस्ट और प्रपोजल और रिक्वेस्ट और कोटेशन में फ़र्क क्या होता है? दोनों को आप बता दें कि जी कोटेशन में ये होता है, प्रपोजल में ये होता है, फाइन। सेकंड स्टेप ये था कि आपने एक प्रपोजल ड्राफ्ट करना है। प्रपोजल आप ड्राफ्ट करेंगे तो क्या होगा? कि आप उस यानी जितनी पार्टियाँ आप पहले सर्च करेंगे, इसके फर्नेस के मैन्युफैक्चरर कौन-कौन से हैं, चाइनीज़ लेनी है, जर्मन लेनी है, अमेरिकन लेनी है, जैपनीज़ लेनी है, कौन-सी लेनी है? ठीक है ना? उसके बाद आप उन कंपनियों को एक खत लिखेंगे, नीचे का मैटर एक होगा, ऊपर चीज़ होगी। तो अगर आप पीपल्स स्टील मिल के नुमाइंदे के तौर पे खत लिख रहे हैं, तो ऊपर जो है टू के अंदर या जहाँ प्रपोज़ल शुरू हो रही है, उसके अंदर आपका नाम, आपका एड्रेस क्यों आएगा? कॉमन सेंस की बात है ना, आप जब किसी को खत लिखते हैं, अव्वल तो खत लिखने का रिवाज खत्म हो गया, आप ईमेल लिख रहे हैं किसी को, तो ईमेल में क्या लिखेंगे? डियर फलाने, जिसको आप लिख रहे हैं, उसी को एड्रेस करेंगे ना। अपने आप को तो एड्रेस नहीं करेंगे, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका डेजिग्नेशन एट द एंड ऑफ प्रपोज़ल आएगा। अभी प्रपोज़ल के मैं कंटेंट्स में नहीं जा रहा कि क्या है। जो मैंने आपको बताया था कि भई पहला काम ये होता है इसमें कि यू इंट्रोड्यूस योर कंपनी, ठीक है ना? मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग 3rd पैराग्राफ में आ रहे हैं अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करने में। जबकि आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए सब्जेक्ट हेडिंग देके कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर ए परचेज ऑफ और परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ 3 मेट्रिक टन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद और ऊपर जिस कंपनी को भी आप लिख रहे हैं उसका नाम होगा, वो अमेरिकन कंपनी होगी, जर्मन होगी, जापानीज होगी, जो भी होगी। नीचे आप शुरू करेंगे डियर सर करके कि डियर सर, उसके बाद आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि पीपल्स स्टील मिल ये है, ये करती है, ये करती है। हम मैन्युफैक्चरर हैं एलॉय स्टील के, ये हमारे बोर्ड ने डिसाइड किया है, हम ये चाहते हैं, ये हमारा है। आपको मैंने ये कहा था कि टर्म्स एंड कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिखने की डिटेल्स जो हैं अटैच्ड एंड एनेक्चर है, डिटेल्स एंड एनेक्चर टू, और नीचे लिख के कि वी वुड रिक्वेस्ट यू टू सबमिट योर बेस्ट कोड फॉर दिस प्रपोजल बाय सच एंड सच डेट, फलाना करके। मैं हैरान हो रहा हूँ कि 18 लड़कों ने आउट ऑफ 37 एक ही गलती की है कि ऊपर जो शुरू कर रहे हैं पीपल्स स्टील का एड्रेस लिख के। तो भाई आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आया ना, इसका मतलब जो मैं बता रहा था आपको, आपने उसको समझने की कोशिश नहीं की। अगर आप वो रिकॉर्डिंग ही देख लेते जिसमें बात हुई थी, ये बात हो जाती। नंबर 1। नंबर 2, तीसरा सवाल जो मैंने आपको दिया, अच्छा मेमोरेंडम पे आ जाइए। मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा है कि भाई मेमोरेंडम की टाइप्स कितनी? मुझे दिलचस्पी नहीं है इस चीज़ से कि मेमोरेंडम इन्फॉर्मेटिव क्या होता है, तो ईसीए क्या होता है, तो मतलब वो आपने सिर्फ 4-5 टाइप्स बतानी है। नीचे आपको मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप एक स्टील प्लांट पे काम करो, नो मैटर व्हाट स्टील प्लांट, वहाँ पे एक स्पिलेज हो गई है, 5 आदमी मर गए, ठीक है? कुछ जख्मी हो गए हैं। आपने तमाम डिपार्टमेंट्स को बताना है इंक्वायरी के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद कि हुआ क्या? आप मेमोरेंडम में 4-5 चीज़ें क्या इम्पोर्टेंट होती हैं? पहला सवाल होता है कि आप किसको एड्रेस कर रहे हैं? आप 2 में ज़रा सोचें कि आप जिस प्लांट पे काम कर रहे हैं, जिस-जिस को आपने इन्फॉर्म करना है। जिस शॉप में हुआ है उनको तो पता ही है ना। जो अदर शॉप्स हैं जो कि मोल्टन मेटल को डील करती हैं, उनको इन्फॉर्म करना है आपने। जो हर आदमी काम कर रहा है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाएगी, उसमें सिक्योरिटी भी आ जाएगी, उसमें प्रोडक्शन भी आ जाएगी, उसमें वेयरहाउस भी आ जाएगा कि भाई ये कंपनी में एक वाकया हुआ है, 5 जानें चली गई हैं। इस मेमोरेंडम का मकसद क्या होता है इस तरह के कि इस तरह के जब कोई हादसा होता है कंपनी में गॉसिप्स फैल जाती हैं। तो उन गॉसिप्स को काउंटर करना आपकी ज़िम्मेदारी है कि भई ये हुआ है, ये चीज़ हुई है और वी रिग्रेट द लॉस ऑफ लाइफ फलाना-फलाना। और उसके बाद आपने, अब आप ये देखिए कि 2 के अंदर लोग जो हैं क्या लिख रहे हैं। अच्छा, एक साहब ने, मतलब एक ने नहीं, 5 आदमी जब ये काम कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि एक-दूसरे से देख के कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि एक जो सवाल मैंने पूछा है, आपसे मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि मेमोरेंडम ड्राफ्ट करके दे दो, ठीक है? लोग क्या कर रहे हैं कि उसी सवाल को कि जी इस मेमोरेंडम टाइप में ये लिखा जाएगा, इस मेमोरेंडम टाइप में ये लिखा जाएगा। अरे भाई क्या मैंने ये सवाल किया आपसे?
मैं तो रात के 1:30 बजे तक बैठा हुआ था अपलोड करने के बाद, अगले दिन भी बैठा हुआ था, किसी ने अगर कोई पूछना है, क्लैरिफ़िकेशन माँगनी है, मैं हाज़िर था आपको बता देता कि आप इस तरीके से कर लीजिए। तो ये चीज़ें जो है ना आदमी को मायूस करती हैं कि शायद मेरी डिलीवरी में कोई गलती थी या मैं आपको समझा नहीं सका। अब तीसरे सवाल की तरफ आ जाइए आप। क्या सवाल है? सिंपल सवाल है कि आप प्रोजेक्ट लीडर हैं, आपको एक ग्रांट मिल गई है, 3 साल का प्रोजेक्ट है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने आपको दिया है, हाउ वुड यू लीड द प्रोजेक्ट? ठीक है ना? अब ये कहानी कि जी मैं मोटिवेट करूँगा, ये करूँगा, ये भाई ये पर्पज़ नहीं है। आपको सीक्वेंस ऑफ रिसर्च बतानी है, किस तरीके से रिसर्च करनी है, प्रोजेक्ट को लीड कैसे करना है। प्रोजेक्ट लीड करने से मुराद ये है कि चलें एक साहब ने ये लिखा कि जी मैं टीम सेलेक्ट करूँगा, उसमें रिसर्च वाले अलग होंगे, लिटरेचर सर्वे करने वाले अलग होंगे, फाइन बड़ी अच्छी बात लिखी है उन्होंने कि हर प्रोजेक्ट शुरू होता है लिटरेचर सर्वे से, लिटरेचर सर्वे होगा, उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट होंगे, उसके बाद रिजल्ट्स की डिस्कशन होगी, टाइमली रिपोर्टिंग होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें क्लाइंट के साथ राब्ता होगा। जो स्टेप्स आपको मैंने बताए उनको छोड़ के हर आदमी ने एक नई कहानी लिखी है कि फ़लसफ़ा बयान किया है उसके अंदर, बहुत सारे लोगों ने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ने तो टू द पॉइंट बात की है। तो ये चीज़ें हैं जिनका कि आपको ख़्याल रखना है। भाई सवाल को समझ लो पहले, कि पूछा क्या गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मैंने आपके सीआर साहब को कहा था कि भाई आई विल बी अवेलेबल। मैंने तो आपको 12 घंटे एक्स्ट्रा दिए। रात को 12 बजे 1 बजे मैंने अपलोड कर दिया कि चलो दिन में मुझे कुछ काम था, मैंने कहा 12 घंटे एक्स्ट्रा दे दो। उसके बाद ये प्रॉब्लम्स आई हैं। तो मुझे ज़रा ये बता दीजिए कि ये इस तरह की सिली मिस्टेक्स करने की कुछ लोगों ने ऐसी गलतियाँ की हैं कि आदमी को अफ़सोस होता है कि अगर आप लेटर के अंदर टू ही सही नहीं लिख रहे, तो वो मेमोरेंडम ही बेकार हो गया ना, उसका पर्पज़ भी खत्म हो गया। भाई मेरी बात आपको समझ में आ रही है? गालिब साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीआर साहब, हेलो? सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, जो आपको सर। बता रहा हूँ, कि ये गलतियाँ आखिर क्यों हुई हैं, इस तरह की गलतियाँ? जो मेरे लिए बड़ी मायूस-कुन है मतलब फ्रैंकली। मैं कहता हूँ इन्हीं में से कुछ बच्चे हैं जो कि बिल्कुल सही कर रहे हैं और इन्हीं में से कुछ हैं जो कि मतलब इतनी छोटी-छोटी गलतियाँ कर रहे हैं। ये बताइए मैंने आपको पूरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट कराया था, नहीं कराया था एक लेक्चर के अंदर कि डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी अमेरिका का एक प्रोजेक्ट मैंने पूरा आपके साथ शेयर किया था। सेकंड या थर्ड या फोर्थ लेक्चर था, मुझे याद नहीं कौन-सा था। मैंने एक पूरा आपको शेयर किया था कि डीओई जब किसी से रिसर्च कराता है, तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती हैं, स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं। मैंने कराया था आपको या नहीं कराया था? यस सर। कराया था ना आपको मैंने। उसमें जो देखें 2 चीज़ें आपको कराई थी। एक तो ये कि जब आप थीसिस कर रहे हैं, एमएस कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उसकी थीसिस के अंदर कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट इज़ टोटली डिफरेंट देन योर थीसिस जो आप कर रहे हो, उससे बहुत मुख्तलिफ होता है। इसके अंदर क्लाइंट हैंडलिंग भी आ जाती है, इसके अंदर अपनी टीम को लीड करना भी आता है, इसके अंदर टाइमली रिपोर्टिंग भी आ जाती है, इसके अंदर आपको ये भी असेस करना होता है कि इस रिसर्च से कितने रिसर्च पेपर निकल के आ रहे हैं, आपको उनके साथ शेयर करना होता है। और अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं थी, मैं तो अवेलेबल था, आप कम से कम मुझसे पूछ तो लेते कि सर ये इसका क्या है? रिसर्च प्रोजेक्ट से आपकी क्या बल्कि मैंने बड़ा क्लियर करने की कोशिश की थी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया है, आपकी यूनिवर्सिटी को कि आप उसको लीड करें, ये करें। मेमोरेंडम के आप ये देख लीजिए कि मैं हैरान हो रहा था कि मतलब आप एक ही मतलब 10 आदमी एक ही डेफिनिशन लिख रहे हैं। तो ये क्या चीज़ बता रही है? कि आप लोगों ने आपस में शेयर किए अपने पेपर्स। इज़ इट गुड? कल को ये आपके काम आएगी क्या चीज़ें आपकी? याद रखिए मैं आपसे बार-बार एक बात कह रहा हूँ, अगर आप ये समझते हैं कि मैं टफ़ हूँ, जो पहला बॉस आपको मिलेगा, आपको पता चल जाएगा वो कितना ट ना आपके वालिद इतने टफ़ होंगे, ना मैं इतना टफ़ होऊँगा। पहला बॉस आपको ज़िंदगी का सबक देगा। ज़िंदगी के साथ मसला ये है कि पहले इम्तिहान लेती है, फिर सबक देती है। मैंने पहले आपको पढ़ाया, फिर इम्तिहान लिया, जब इतनी गलतियाँ कर रहे हैं। ज़िंदगी तो पहले इम्तिहान लेती है, सबक आपको बाद में मिलता है उसका। तो भाई इस तरह मत करो, देख लो। आपको मिड टर्म से मैं मानता हूँ कि एक के बाद एक पेपर थे। अगर आप सिर्फ़ ग्लैंस ही कर लेते ना, छोड़ें आप वीडियोज़ को छोड़ें, जो मैंने प्रेज़ेंटेशन शेयर की थी, अगर उनको एक दफ़ा आप पढ़ लेते ना, सिर्फ़ पावर पॉइंट के ऊपर एक-एक वो पॉइंट देख लेते, आप कभी गलती ना करते इसके अंदर।
ये गलतियां हुई हैं, आई एम सॉरी, मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये होनी नहीं चाहिए, लेकिन हुई हैं, इसका मेरे पास कोई हल नहीं है। अच्छा, अब ऐसा है कि ये तो हो गई सारी बातें इसकी। अब दूसरी बात ये है कि अभी तक तो पहला असाइनमेंट हमारा पूरा नहीं हुआ है। मेमन साहब से मेरी यही बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि आपने 3 करने हैं। मैंने कहा भई उनको ये कहा कि जी मेरा तो अब तक 1 पूरा नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से 18 या 19 हुए हैं सिर्फ अब तक। जो प्रेज़ेंटेशन का मैंने एक असाइनमेंट दिया था वो पूरा नहीं हुआ है। एक दूसरा मैंने प्रोजेक्ट सोचा है आप लोगों के लिए, वो मैं आपको ग्रुप की शक्ल में दूँगा। 3-3 4-4 के ग्रुप बना के, तो और ये ज़ाहिर है वही लोग कर सकते हैं जो आ रहे हैं क्लासों के अंदर, जो आ ही नहीं रहे तो वो कहाँ से ग्रुप में आएँगे। और वो प्रोजेक्ट इस तरह का होगा, मैंने टॉपिक कुछ सोच रहा हूँ और कुछ सोच के आपको कल या बाय फ्राइडे में आपको बता दूँगा। उसमें ये होगा कि हर ग्रुप के पास एक टॉपिक होगा, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करनी है, प्रेज़ेंटेशन बनानी है और प्रेज़ेंटेशन एक आदमी नहीं करेगा। यानी अगर ग्रुप मेंबर 4 हैं तो 4 आदमी डिफरेंट पोर्शंस को उसके प्रेज़ेंट करेंगे, ताकि मुझे पता चल जाए कि हर आदमी ने इसके ऊपर कोई काम किया है, नहीं किया है। जब बोलता है ना इंसान तो सब कुछ पता चल जाता है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं आपको टॉपिक्स दे दूँ इंडिविजुअली, इसके ऊपर आप अपनी 5-7 मिनट की उस टॉपिक के ऊपर अपनी वीडियो बनाएँ। उस वीडियो को हमारे साथ शेयर करें और उसके ऊपर फिर सवालों के जवाब दें। एक ही हो सकता है ऑप्शन। लेकिन वो बड़ा सिमिलर हो जाएगा जो ये मैंने भी आपको, तो मैं अब ग्रुप असाइनमेंट के ऊपर सोच रहा हूँ, अभी मैंने फैसला नहीं किया है, तो फैसला करके मैं आपको बताऊँ। ठीक है? आप लोग अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। आप लोग तो ऐसे खामोश हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ। नहीं सर, ठीक है। ये दीवारों से सर बातें ठीक करना है। उस वक़्त अच्छा लगता है जब आदमी जवान होता है, उसको किसी से इश्क हुआ होता है, दीवार से बात करके समझता है कि मैं महबूब से बात कर रहा हूँ। इस वक़्त मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जैसे मैं माज़ी में चला गया हूँ 40-45 साल पहले और किसी की याद में मैं दीवार से बात कर रहा हूँ। आपसे बातें करके मुझे वो फीलिंग आ रही है। मैंने आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि सर ठीक है। भाई इंटरैक्टिव नहीं, नहीं होना सर चाहिए, ऐसी बात इंटरैक्टिव होना चाहिए। जब तक सवाल नहीं करोगे नॉलेज ट्रांसफर नहीं। बखुदा ये मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, नॉलेज ट्रांसफर के लिए मोनोलॉग नहीं चलता है, डायलॉग चलता है। डायलॉग से इंसान सीखता है, सवाल करने से इंसान सीखता है। राफ़े साहब क्या ख़्याल है आपका? मैं सही कह रहा हूँ? आप बहुत दिनों के बाद नज़र आए हैं मुझे। कहाँ गायब जी, थे जी आप? सर बिल्कुल। कहाँ थे आप? सर बेसिकली जब जॉब आ गए होती है थे। उस वजह से। जी? सर बेसिकली जॉब होती है उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं क्लास लेने में। अच्छा, तो आज जॉब पे नहीं गए आप? नहीं सर वो आज प्रेजेंटेशन थी ना इस वजह से। ओके। चलें जी मैं प्रेज़ेंटेशन शुरू करता हूँ। अब जिसमें राफ़े साहब आए हैं हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। तो अच्छा कौन जी करेगा सर। सबसे पहले मुझे बता दीजिए आप? जी सर। कौन सबसे पहले शुरू करेगा प्रेज़ेंटेशन मुझे बता दीजिए? सर मैं ही स्टार्ट कर लेता हूँ फिर। आपकी किस नाम से मुझे बताइए, तो 8-9 मेरे पास पड़ी हुई हैं। सर harayan@gmail.com। नहीं, प्रेज़ेंटेशन का टाइटल बताइए ना आप मुझे। सुपर चा सुपर चार्जर जी, 1 मिनट ठहरिए। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। आपकी प्रेज़ेंटेशन आ क्यों नहीं रही? मेरे पास तो खुली हुई यहाँ पे नहीं आ रही है। 1 मिनट ज़रा होल्ड करें, हो क्या रहा है? जी राफ़े साहब बिस्मिल्लाह करें। नहीं सर। Assalamualaikum everyone. Today we're going to talk about superchargers and
basically what are they used for? Am I properly heard by everyone? भाई मुझे तो आपकी आवाज आ रही है, बाकी सबका मुझे नहीं पता। Yes sir, आ रही है। Okay, sir. Okay, sir. I'm starting the presentation. प्लीज। So basically, what is a supercharger? A supercharger is basically a device that provides more air for your motor. The air is referred to as a boost, as a boost through the engine. Each pound of the boost that is provided by a supercharger to the motor means more horsepower. This boost can also be delivered in very few different ways and a few different styles of a supercharger. So basically, all in all, we can say is that a supercharger is a mechanical device which is used and is right beside a piston engine to pump more air into the compressor or into the engine by a compressor or a blower. The higher the pressure, the higher the level of the air the cylinder takes, the more car a speed or boost will get. Superchargers let the engine burn more fuel and do more work as each intake of the supercharger in a circle of an engine gets more oxygen. So basically, we can say that the more power components are mechanically driven by the masses, and means masses like belt, gears, shaft, chains connected to the engine crankshaft. So this is basically what a supercharger is. Sir, next slide. Yes, this is basically a supercharger. So superchargers are installed right above or near the piston. This is an example of a car which have been seen in a movie Fast and Furious, and how a supercharger is basically installed or implemented inside a engine. So now we have talked about what a supercharger is. A supercharger is basically means more air. It takes more air and sends inside the piston engine, and more speed or boost will be sent to a car, and thus increasing the horsepower of an engine. This is what a supercharger is. Now we're going to talk about how many types of a supercharger are there. Sir, next slide, please. Now we are going to talk about how many types of supercharger are there. There are basically three types of superchargers: root charger supercharger, twin screw supercharger, and centrifugal superchargers. Sir, all of the three superchargers have the main aim, that is to provide a boost to the engine so that a car can increase its speed and travel at a more faster rate. But the thing is that there are three types of superchargers mainly used in by the companies for their own reason. The reason is that every vehicle has its own measurements and its own dimension and its own mechanical components. So according to them, three different types of superchargers are made. We're going to talk about a twin screw supercharger right now. A twin screw, as you can see, a supercharger has two rotors that are designed to mesh with one another. If you can see, there are two rotors that are meshed according to one another and compresses the air force between them. The air is firstly forced between them, and so while they both are similar in design, the twin screw supercharger compresses the air directly when the root superchargers create pressure in the manifold and compresses the air. This is what a root supercharger is. Coming to the twin screw supercharger, in a twin screw, nahi, sorry sir, I got that wrong. आपने कहा था कि आप sorry. ट्विन की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हमें। आपने कहा था तीन में से मैं आपको सिर्फ ट्विन की दूंगा, अब आप पहले पे चले गए, रूट पे चले गए। नहीं sir, basically I'll explain all three of them. चलो, okay. I got the first one wrong. Okay. Basically, a root supercharger is a supercharger that are mostly root superchargers are the most popular types. In this setup that you can see, there are two counter rotating shafts that have lobes
that force the air down the shafts. So you can see there are two shafts and having two rotators in there. Generally, the air enters at the top of the unit and then escapes through the bottom of the portion. This is basically a root supercharger. It has the aim to compress the air at a really high rate and then provide more oxygen to the engine. More oxygen means more combustion and more boost to the car. Coming to the second, you can see that there is a twin screw supercharger. You can see that the twin screw supercharger has two are designed to mesh with one another and compress the air force between them. If you can see, there are the meshes have been highlighted in two colors, that is the blue and the pink. The blue describes the intake of the air, and the pink color of the rotor describes the escape and outlet of the air. The air is basically again forced between them. So while they both are in a similar design, the twin screw supercharger compresses the air directly when the roots or the superchargers create pressure and compresses the air, which means thus more boost to the car. Now we're going to talk about the centrifugal supercharger, that is the third one, and is mostly installed in many cars. Centrifugal superchargers are fairly easy to pack as they are relatively smaller in size, and it is used at a variable ratio centrifugal supercharger. It contains a continuously variable pulley. You can see that there's a pulley inside and contains a pulley that is mounted to a compressor. Factory superchargers are um, factories do create such type of superchargers because they are relatively small, and the best part of the all the three superchargers is that they provide no lag. So one thing I want to say that is off the record, superchargers basically have the same purpose, have the same working that is that of a turbo. But the difference between a supercharger and a turbo is that superchargers take the air from outside the car, from the surroundings and the environment of the car to provide more air to the piston and thus providing more combustion, while the turbos use the exhaust gases from the engine to provide more boost. This is Good, the main difference between the superchargers and turbo. good. Sir, if you can come to the next slide. Yes, sir. If you can see through this graph, the basic purpose and the this graph has shown how the supercharger works. If you can see the BMEP, bar and opacity, and the air fuel ratio AFR of a supercharger, the supercharger is highlighted through the help of a blue line. If you can see with every boost and in the time seconds, how a supercharger is barely efficient and is quick to response. Superchargers tend to have a high pressure ratio, providing more combustion and more fuel intake to the car, means more torque will be available, torque will be created, and using the air and knowing the fact of the air fuel ratio, when a normal car accelerates or is accelerating or is traveling, it uses the air fuel ratio of 14.7 to 1. While when a supercharger is installed in a car, the air fuel ratio then decreases to 11.7 and mainly and sometimes 11.52 to a in a car when a supercharger is installed. And to the help of this, you can see that turbos are providing a high efficiency and high performance, but they the difference between the supercharger performance and the high performance is due to the lag. Turbos provide lag. Turbos do have lag, while superchargers have no response to any lag. They act quickly. They act quickly, and they act very efficiently. So next slide. Yeah, now we're going to talk about the advantages of the supercharger. The advantages of the supercharger can be very much. The reason that a supercharger concept is being installed because it has more advantages than the disadvantages. It provides more benefits than the cost and the other drawbacks as well. Firstly, I would like to say that as you install a supercharger, it will provide no lag.
the more you it will provide no lag like a turbo. And secondly, it accelerates the car at a really high speed, and the less exhaust smokes will be created. Obviously, horsepower will increase as you install a supercharger, and the better air fuel mixture will also be seen or observed. Another thing like that, you can say, sir, mechanical efficiency will also improve. Torque will also be provided at a really high level. Other reasons, other advantages may include that a quick reflection of a power boost can be observed. So cold starting will be improved. So cold starting is the fact when a car has been left at a stationary mode or off, switched off for a longer time, it tends to take a longer time to start. With a supercharger installed, the cold starting problems will also be lowered. Smooth and a complete combustion is also inevitable when you are installing a supercharger inside a car. Smooth and complete combustion will be seen. Uh, um, another potential advantage could be the atomization of fuel. That high fuel, the fuel is properly combusted uh, without any wastage. So, now we're going to talk about the disadvantage. Next slide, sir. Yes, the disadvantages are low, but are considerable as well. Gas loading is increased. The more boost you have, sorry, ये आप कंटिन्यू करें क्योंकि अभी gas loading is increased. Obviously, when you install a supercharger, it will require more fuel, and obviously the gas will be pressurized, and you will need more gas. Increase the thermal stress. Obviously, superchargers tend to provide more boost and thus increasing combustion. When combustion increases, obviously thermal stress will also increase inside a car. High detonation tendency in SI engine. So this is a thing that the SI engines tend to have. Uh, you can say high detonation tendency basically explains us to that. How should I explain this? Abnormal combustion in SI engine, but this is a very important phenomenon, sir, which occurs in both sparks engine and compression engine, because it provides more boost. Cooling requirement of the engine is high. So this point can be explained in a manner as in uh, You mean calling. that I'll come to this point a bit later. Increased heat loss due to the increased turbulence. As you know, superchargers will provide more boost and officially will work more, causing vibrations and turbulence inside an engine, which also makes problem for the car to be properly assembled and properly maintained. When we're talking about the cooling requirement, cooling, sir, I've missed a word. It's about cooling requirement of the uh, engine. The cooling requirement of the engine is also necessary when you install a supercharger, because it increases the thermal stress inside the car, and also it has to be cooled down. So the cooling requirement of the engine needs to be considered when installing a supercharger. Next slide, sir. Sir. इसके अलावा भी आगे ओके मैं one more आपको slide राफे is यहाँ this. रोकूंगा राफे दी जूम टाइम इज रनिंग आउट ठीक है ना मैं इसको रोक के इसको वीडियो को सेव करके वापस आता हूँ देन योर पीयर्स विल आस्क यू क्वेश्चन एंड आई हैव गॉट कपल ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू ठीक है और उसके बाद जो है फिर आपकी जो भी आपके रैंकिंग वगैरह जो लोग डिसाइड करें ओके मैं सिर्फ इसको लॉग आउट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं